व्यूअर्स, केमिस्ट्री इनसाइडर में मैं हूं शकील आलम और एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उनकी डिस्कशन के साथ। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉइनिक मेटल्स जो हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, ऑरम, ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनके पास क्या होगा, तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो है ये पूछा गया है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास सेंटर में हाइड्रोजन मौजूद होती है, इसके ऊपर हमारे पास मेटल्स होती हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले लिखूं लिथियम, फिर पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाता है। और हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, फिर +1 और +2 वाली कॉपर, 2 कॉपर आ जाती हैं। फिर इसके बाद इसमें मज़ीद नीचे चलते जाएं तो सिल्वर, मरकरी और ये सिलसिला आगे चलता जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं क्यों। तो देखें ये हमारा रेफरेंस है हाइड्रोजन, जिसका पोटेंशियल कितना है 0.0 वोल्ट। इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, डिक्रीज होता है। और हाइड्रोजन से नीचे जाएं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया होता है रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे। इसीलिए हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स का, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। अब क्योंकि जो मेटल्स हमारे पास उसने हमें दी हैं कॉइनेज मेटल्स, ये सारी नीचे मौजूद होती हैं। यहाँ पे ऑरम होगा, ये सारी नीचे मौजूद हैं हाइड्रोजन से, तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस में होगा, प्लस में। और अगर हम इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो उस लिहाज से हमने अपने ऑप्शंस को देखना है। तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ये नहीं होगा, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल यही हमारा राइट ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कुछ रिडक्शन पोटेंशियल, जब वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए गए हैं सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक का, और ये वैल्यूज उनकी दी गई हैं हमें। तो 4 हमें सेल्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस सेल की ईएमएफ, किस सेल का जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा। तो इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। अगर मैं इन एलिमेंट्स को तरतीब दूं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो मेरे पास यहाँ पे जिंक, अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल देख लूँ तो यहाँ से भी मैं इसको जो है वो सीरीज को डेवलप कर सकता हूँ। तो जिंक सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद कॉपर आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर अगर सिल्वर और कॉपर में मैं देखूँ, नहीं सॉरी यहाँ पे कॉपर नहीं बल्कि यहाँ पे जिंक के बाद कोबाल्ट, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव पोटेंशियल है। और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब कि ये हाइड्रोजन से दोनों क्या होंगी, ऊपर होंगी। फिर हाइड्रोजन के बाद अगर पोटेंशियल देखें तो मेरे पास आ जाएगा कॉपर, और कॉपर के बाद आ जाएगा सिल्वर। तो अब हमने इनके सेल बनाने हैं। पहला सेल हमारे पास बना हुआ है जिंक और कॉपर का। तो जिंक का जो मैं पोटेंशियल अगर यहाँ पे लिख दूँ दैट इज 0.76, मैं सेकंड डेसिमल तक इसको लिखता हूँ। कोबाल्ट का है मेरे पास 0.28 और कॉपर का है 0.34, इसकी करेक्शन कर देता हूँ 0.34, और इसके बाद है मेरे पास 0.80। तो ये मेरे पास पोटेंशियल है। सबसे पहला मेरे पास जो सेल बना हुआ है वो जिंक और कॉपर का है। तो जिंक और कॉपर का जब सेल बनेगा, हम इसका जब वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, तो दोनों के पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे और 1.10 वोल्ट करंट जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 1.10 वोल्ट ऐड करने पे। अगला है कॉपर और सिल्वर का। तो कॉपर और सिल्वर का हमने सेल बनाना है। तो ये बात याद रखिएगा, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हाइड्रोजन से एक ही तरफ आ जाएं तो इनमें से हमेशा एक ने माइनस पोटेंशियल शो करना होगा और एक ने प्लस। अब किसने माइनस पोटेंशियल शो करना है, किसने प्लस पोटेंशियल शो करना है, तो देखें हाइड्रोजन से जब दोनों नीचे हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए और इनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऊपर मौजूद है, तो हमेशा जब भी आप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा, जब भी हम लोग
गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो हमेशा जब भी दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर इलेक्ट्रोड मौजूद होगा, चाहे वो जिस जगह पे भी हो, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला हमेशा रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी और सिल्वर की रिडक्शन होगी। तो क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन से नीचे हैं तो कॉपर का जो पोटेंशियल है वो होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई तो फिर कॉपर का ये पोटेंशियल माइनस में आ जाएगा। और जब हम सेल का ओवरऑल पोटेंशियल निकालेंगे, सिल्वर का Ag का प्लस में आएगा, कॉपर का माइनस में आएगा। तो जब हम इन दोनों पोटेंशियल्स को माइनस करेंगे, कॉपर वाले को और सिल्वर वाले को, तो हमारे पास जब मैं 80 से 34 को माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 और 0.54। तो ये मेरे पास ये पोटेंशियल आ जाएगा 0.54। इसी तरीके से जब मैं जिंक और सिल्वर को लूंगा तो अब जिंक यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, सिल्वर यहाँ पे मौजूद है, तो एक दफ़ा फिर से इनका पोटेंशियल प्लस होगा क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन होनी है वो भी पॉजिटिव में आएगी, सिल्वर की रिडक्शन होनी है वो भी पॉजिटिव में आएगी। तो 0.76 में जब मैं 0.8 को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये सेल का पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट जो है ये कितना बन जाएगा, 1.56 वोल्ट ऑलमोस्ट बन जाएगा। और उसके बाद आखिरी मेरे पास है जिंक और कोबाल्ट। तो अब ये दो सिचुएशन मेरे पास क्रिएट होगी जिंक और कोबाल्ट की। तो यहाँ पे भी फिर सेम वही सिचुएशन होगी जैसे मैंने आपको अभी बोली। अब ये दोनों हाइड्रोजन से ऊपर है तो ऊपर वाले की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, नीचे वाले की क्या होनी है, रिडक्शन। अब क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन से ऊपर हैं तो इनका एक्चुअल पोटेंशियल कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाइड्रोजन से ऊपर वालों का हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और उसकी वैल्यू हम प्लस में लेंगे। लेकिन यहाँ पे जिंक की तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका तो प्लस में आएगा, लेकिन कॉपर की क्योंकि रिडक्शन हुई तो फिर इसका पोटेंशियल माइनस में आ जाएगा। तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो 76 में से 0.28 को माइनस करेंगे और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 और 0.48। तो ये मेरे पास इस सेल का पोटेंशियल आएगा माइनस करने के बाद। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब किसको प्लस लेना है, कब किसको माइनस लेना है, मैं इसका एक यहाँ पे एक जनरल सा जो है वो बना देता हूँ। पहले मैं इसका राइट ऑप्शन बोल देता हूँ। तो मेरे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअली कौन सा आ जाएगा, जिंक और सिल्वर का। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो एक जनरल तरीका इसका बता देता हूँ। ये मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास कोई से भी ऊपर इलेक्ट्रोड मौजूद हैं, यहाँ पे नीचे वाले मौजूद हैं। तो जब भी हम लोग दो ऊपर वाले लेंगे, वो कोई भी दो ऊपर वाले हो सकते हैं, तो ऊपर वाले का पोटेंशियल प्लस में हमने लेना है और इससे नीचे वाले का माइनस में लेना है। जब भी हम लोग दोनों नीचे वाले लेंगे तो ऊपर वाले का हमने माइनस में लेना है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये प्लस में लेना है। और जब भी हम हाइड्रोजन से एक ऊपर और एक नीचे वाला कोई भी ले लें तो दोनों प्लस में आएंगे, हमारे पास दोनों पॉजिटिव में वैल्यूज आएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आप किसी भी सेल का पोटेंशियल जो है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट अपने जहन में बिठा लें। इसी की बेस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और हमारा राइट ऑप्शन क्या आया, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिड सेल जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होगा। तो एसिड सेल बेसिकली क्या है, ये हमारा लेड स्टोरेज सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, और इसमें हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का 30% सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मौजूद होता है, और इसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर डीएम क्यूब होती है। अब जब ये डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में जाता है तो जो सल्फेट आइंस मौजूद होते हैं सोल्यूशन में, ये जाके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं और लेड सल्फेट की शक्ल में दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, एनोड के ऊपर भी और कैथोड के ऊपर भी लेड सल्फेट की शक्ल में अटैच हो जाते हैं, और सोल्यूशन जो है वो हमारा डाइल्यूट हो जाता है और उसकी डेंसिटी कम होकर 1.15 ग्राम पर डीएम क्यूब पे आ जाती है, 1.15 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो डेंसिटी में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, वोल्टेज इंक्रीज नहीं, डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में कभी भी वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज, मैंने आपको बता दिया कि सल्फेट चिपकेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल बिकम डाइल्यूट, तो ये मेरा राइट ऑप्शन आ जाएगा, उसकी डाइल्यूशन हो जाएगी और डेंसिटी जो है वो 1.25 से कम होकर 1.15। और एक जो सेल है ये 2 वोल्ट करंट देगा लेड स्टोरेज बैटरी में। तो इस तरह से ये सेल जो है वो ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, विच कैन रिड्यूस हाइड्रोजन इन वाटर। फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये क्वेश्चन है, वाटर में जो हाइड्रोजन मौजूद है उसको कौन रिड्यूस करेगा। तो फिर से वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अभी मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले एटम्स जो भी होंगे, इलेक्ट्रोड जो भी होंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर मैं इन एलिमेंट्स को देखूं, सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है,
ऑरम ये भी हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है, तो ये तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये कभी भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी आप दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनमें से जो भी ऊपर होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडाइज होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं, जैसे अगर मैं सिल्वर और ऑरम को जोड़ दूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं सिल्वर और ऑरम को जोड़ दूं तो सिल्वर ऊपर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन देगा ऑरम को, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी। कहीं से भी आप दो इलेक्ट्रोड उठा लें, उनको कनेक्ट कर दें, तो हमेशा जो सीरीज में ऊपर मौजूद होगा उन दोनों में से वो इलेक्ट्रॉन देगा और जो नीचे वाला है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये दोनों कभी भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, उसको रिड्यूस नहीं करेंगे। अब जिंक ऊपर मौजूद है, लेकिन जिंक होता है जीरो स्टेट में। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है जिंक 2 पॉजिटिव, तो ये हमारा फिर राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज, डेल्टा राइट ऑप्शन। जिंक जीरो एक्चुअली हमारा जो है वो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, जो कि मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे लाई बिलो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर दिस रीजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फिर से वही क्वेश्चन है, हाइड्रोजन है, इससे नीचे हमारे पास कॉपर और दूसरे एलिमेंट्स जब आ जाते हैं, मैं अगर तरतीब लिख दूं, कॉपर, आयोडीन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑरम, फ्लोरीन। तो अब आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास जो हैलोजेंस हैं ये सारे कहाँ पे मौजूद हैं, ये हाइड्रोजन से नीचे मौजूद हैं। तो जब ये हाइड्रोजन से नीचे होंगे तो ये हमेशा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट रिडक्शन पोटेंशियल रखने वाला एलिमेंट होगा। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। रिएक्ट विद स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन, नहीं करेंगे। कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन वेरी इजीली, नहीं, इनकी रिडक्शन होगी। कैन अंडरगो रिडक्शन इजीली, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलिमेंट विच हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज यूज्ड एज, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। तो अभी मैंने आपको सीरीज में दिखाया कि मेरे पास फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो फ्लोरीन हर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये हर इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये खुद को रिड्यूस करेगा, अगले इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। तो मेरा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर मैं ऑप्शन देखूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल यही मेरा राइट ऑप्शन होगा, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टू हाफ सेल्स ऑफ गैल्वानिक सेल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आ गया है गैल्वानिक सेल में, वोल्टिक सेल में, कि वो क्या करेगा। तो बेसिकली आपको सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये मेरे पास एक हाफ सेल है, ये मेरे पास दूसरा हाफ सेल है, तो जो सॉल्ट ब्रिज है ये इन दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये ग्लास की ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर हमने एक सॉल्ट फिल किया होता है, इन इलेक्ट्रोड्स को हम वोल्ट मीटर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसमें लेट से अगर जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड है मेरे पास, तो मैं इसमें पोटाशियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट ब्रिज जो है वो सॉल्ट यूज कर रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज में। तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि ये कॉपर वाले हाफ सेल से, अच्छा इसमें दो थ्योरीज है, मैं आपको दोनों थ्योरीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली थ्योरी, ये कॉपर वाले हाफ सेल से सल्फेट आइंस को शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, जिंक वाले हाफ सेल में, और जो जिंक आइंस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं, यहाँ पे जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, ये उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट करना होता है, सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना होता है। और इसको बरकरार रखने के लिए जो मैं पहला कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये क्या करता है, नेगेटिव आइन को एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में शिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट कर देगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कि ये अपने आइंस को ऑपोजिट बीकर्स में ट्रांसफर कर देगा। जैसे यहाँ पे जिंक सैचुरेट है तो ये क्लोराइड को इसमें शिफ्ट करेगा, क्लोराइड को, और यहाँ पे सल्फेट सैचुरेटेड है तो ये पोटाशियम को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे ऑप्शंस कौन से हैं। तो कैरिड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर, इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, बिल्कुल नहीं। कैरिड द आइंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर, ये ठीक है, हो सकता है।
इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये भी नहीं होगा, तो मेरे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा। और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि किन आइंस को ये मूव करवाता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरी नेगेटिव आइंस को ये शिफ्ट करवाता है टुवर्ड द अदर हाफ सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द पर्पस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू प्रिवेंट एनी नेट चार्ज एक्यूमुलेशन। ये वही पॉइंट है जो भी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। बाय अलाउइंग टू लीव वन अनदर बीकर, तो ये किस आयन को मूव करवाएगा, तो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये नेगेटिव आयन को, क्या सोल्यूशन को मूव करवाएगा, नहीं। इंटायर इलेक्ट्रोलाइट को मूव करवाएगा, नहीं। पॉजिटिव आयन को मूव करवाएगा, नहीं। ये नेगेटिव आयंस को क्या करेगा, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में मूव करवा देगा। नेक्स्ट है जी, कॉपर मेटल कैन बी प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल बाय मेकिंग द इम्प्योर कॉपर एज। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एप्लीकेशन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल है। तो जब हमने कॉपर की प्यूरिफिकेशन करनी है तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वो एप्लीकेशन है जिसमें इलेक्ट्रोड इटसेल्फ रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, ये बात याद रखिएगा, जिस इलेक्ट्रोड की हमने प्यूरिफिकेशन करनी है उसी का हम प्योर इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसी का हम सोल्यूशन लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कॉपर की है तो हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देंगे, सबसे पहली बात यह है बैटरी के साथ जोड़ देंगे, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे ले लेंगे जिसमें कॉपर आयंस मौजूद होंगे। अब जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, इसको मैं बना दूंगा एनोड बनाऊंगा, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा। उससे क्या होगा, ये कॉपर जीरो स्टेट में मौजूद है, ये ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये कॉपर आयन बन के सोल्यूशन का हिस्सा बनेगा। और जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस मौजूद होंगे ये जाके कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को वापस रिकैप्चर करेंगे और कॉपर आयंस में चेंज होंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और यूं प्योर कॉपर जो है ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगी, एनोड के ऊपर से डिसॉल्व होगी। तो इम्प्योर कॉपर को मैंने यहाँ पे क्या बनाना होता है, एनोड बनाना होता है। यहाँ पे एक और भी इसकी एप्लीकेशन सुन लीजिए, जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जब भी हमने किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जिस मेटल की लेयर चढ़ानी है, मेटल टू बी लेयर्ड, उसको हम बनाते हैं एनोड। और जिसके ऊपर तय चढ़ानी है, मेटल एट विच लेयर टू बी मेड, उसको हमने क्या करना है, कैथोड बनाना है। ये भी याद रखिएगा इसके साथ ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज होगा, जैसे अभी हमने देखा कॉपर के केस में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इम्प्योर कॉपर, तो उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड। और ये बात याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरता है, ऑक्सीडाइज होता है, दैट इज कॉल्ड एनोड। ये डिफाइन है एनोड की। और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो भाई आपने ये याद रखना है, हमारा एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। तो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो हमारा क्या होगा, एनोड। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं एक्वा सॉल्यूशन का, ब्राइन सॉल्यूशन का, NaCl का, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, तो रिएक्शन एट कैथोड इज, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, तो बेसिकली कैथोड के ऊपर वाटर जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा और साथ में 2 हाइड्रो ऑक्साइड आइंस जो है वो हमें मिलेंगे, 2 हाइड्रो ऑक्साइड आइंस हमें मिलेंगे। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी रिएक्शन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव वहां पे 2 मिलेंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस जो है वो बना देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, नहीं। रिडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आइन, एग्जैक्टली यही प्रोसेस होगा कैथोड के ऊपर। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बीटा। सोडियम आइंस वहां पे रिड्यूस होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताती है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेने का करैक्टर हाइड्रोजन के मुकाबले में कम है, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, किस वाले रिएक्शन में रिडॉक्स प्रोसेस नहीं हो रहा। पहले वाले में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, 0 से +2 हो गई, हो गया। मैं रिडक्शन का नहीं बता रहा, इधर से पता चल गया कि इसमें रिडॉक्स हो गया। ये वाला नहीं है। इसमें आप देखें कि ये बेस है, ये एसिड है, मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। इसमें जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो स्टिल मेंटेन हो रही हैं, उनमें चेंज नहीं आ रही।
तो तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वही रह रही है, तो ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। जबकि नेक्स्ट में भी कॉपर 0 से कॉपर +2 में चेंज हो गया, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो मेरा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो क्लोरीन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है? तो इसमें क्लोरीन -1 +1, इसमें -8 ऑक्सीजन का +1 सोडियम का तो +7 आ गया, इसमें -2 +1 तो +1 आ गया। तो इसमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें क्लोरीन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अगर ऐसा कंपाउंड हमें लेना है तो वो होगा NaClO3 -6 +1 +5। तो ये मेरा राइट ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो राइट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है? तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। गैल्वानिक सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमियम को जब आप कपल करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तो वोल्ट मीटर के ऊपर 0.91 वोल्ट जो है वो रीडिंग शो होती है और बबल्स प्रोड्यूस होते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए क्रोमियम का क्या होगा? क्या ये माइनस में होगा, क्या ये प्लस में होगा, क्या ये दोनों होंगे? तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं कॉन्सेप्ट जो है वो बताने लगा हूँ। ये मेरे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बात बड़े गौर से समझ लीजिएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के साथ किसी भी अटैच इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन। में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना रहा हूँ, इसमें मैंने ये ट्यूब बनाई है जिसके अंदर मैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, हाइड्रोजन गैस को। और ये मेरे पास वो HCl का सोल्यूशन है जो मैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने प्लेटिनम वायर को डिप किया हुआ है। प्लेटिनम वायर जो है यहाँ पे एक जो है वो न्यूट्रल जो है वो रोल प्ले कर रही है एज अ कैरियर, एज अ मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का रोल प्ले करेगी। तो मैं अब इसके साथ जोड़ देता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं जिंक की, कि अगर मैं इसके साथ जिंक को जोड़ूं तो क्या होगा। तो मैं इसके साथ जब जिंक इलेक्ट्रोड को अटैच करूंगा, ये मैं जिंक वाला हाफ सेल बना रहा हूँ, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो ये मैंने इसको डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वोल्ट मीटर के थ्रू हाइड्रोजन में। तो हमें कैसे पता चलेगा? वोल्ट मीटर शो कर देगा 0.76 वोल्ट, हमें पता चल गया जी हमारे जिंक का पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का 0.0 है, तो इसका तो कोई रोल नहीं होगा, सारे का सारा रोल जिंक का हुआ। चले अगली बात, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन? और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। फिर मैं क्रोमियम की तरफ आऊंगा। तो 3 यहाँ पे ऐसी चेंजेस हैं जो मुझे बताएंगी कि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। वो कौन सी चेंजेस हैं? पहली, इंस्टेंटेनियस चेंज। वोल्ट मीटर की जो नीडल है, ये नीडल मूव करेगी फ्रॉम जिंक टूवर्ड हाइड्रोजन और इसकी ये मूवमेंट शो करेगी कि जिंक से हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास नीडल वाला जो है वो वोल्ट मीटर हो, डिजिटल वोल्ट मीटर भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे? तब 2 चीज़ें और हमें पता चलेंगी। अब उसमें एक और इंस्टेंटेनियस चेंज, जब इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे तो जिंक की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। जिंक 0 से कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में? जिंक 2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब हाइड्रोजन दूसरी तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखिए, जो हाइड्रोजन गैस हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जब ये हाइड्रोजन इसके अंदर एंटर होगी तो ये बबल बनाएगी और ये बबल यहाँ से ऊपर उठ जाएंगे, हाइड्रोजन की बबलिंग होगी। जब जिंक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोवाइड करेगा तो मजीद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आइंस और मजीद हाइड्रोजन गैस बनेगी, जिस वजह से यहाँ पे बबलिंग में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो बबलिंग में इजाफा इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है। ये दूसरी विजिबल चेंज। तीसरी विजिबल चेंज, इसके लिए हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा।
हमें आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि इस टाइम में जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ये घुलना शुरू हो जाएगा, इसके वेट में कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिंक आयंस मिल रहे हैं, तो जिंक का इलेक्ट्रोड घुलना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये 3 ऐसी चेंजेस हैं जिनके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन। अब आ जाए दूसरी तरफ, इसके साथ मैं अटैच कर देता हूं किसको, अब मैं इसके साथ अटैच कर देता हूं कॉपर के हाफ सेल को। ले जी, ये मैंने कॉपर का हाफ सेल अटैच कर दिया। ओके जी, ये आ गया। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं, ये कनेक्टेड नहीं है। अब ये सिलसिला यहां से रुक गया, मैंने इसको इधर अटैच कर दिया। अब क्या होगा, अब जो वोल्ट मीटर की जो नीडल है, ये पहले तो इसका मैं पोटेंशियल लिख देता हूँ, 0.34 वोल्ट पोटेंशियल शो होगा, जो कि हमें बताएगा कि जी कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है। कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है? पहले की तरह बिल्कुल सेम, हमने नीडल की मूवमेंट देखनी है। अगर तो वो हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ और कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है। पहली चेंज। दूसरी, बबलिंग को देखते हैं। जब यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा, कॉपर 0 में चेंज होगा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन दे रही है, प्लस बाद में आएगा, 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हाइड्रोजन गैस आइंस में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे बबलिंग में मजीद कमी आ जाएगी। मैं बबल को रिमूव करूँ, बबलिंग में कमी आएगी, बबलिंग में कमी आ जाएगी। तो जब बबलिंग में कमी आएगी तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रही है और वो बबल्स जो है वो बन रहे थे वो कम होने शुरू हो गए। और तीसरी चीज़, इसके साइज में इजाफा होगा, इसके मैस में इजाफा होगा। जब कॉपर इसके ऊपर आके चिपकेगा तो कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रोड हैवी होना शुरू हो जाएगा, मैस गेन करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कब किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, किसके ऊपर रिडक्शन हुई। अब आ जाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। क्रोमियम को हमने कपल कर दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद समझ आ जाएगा। वोल्ट मीटर की नीडल ये पॉइंट शो कर रही है, हमने इसको नहीं देखना कि ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, इसको भूल जाएं। असल ये पॉइंट है और बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए, जब बबलिंग प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब ये है कि क्रोमियम जो है वो जिंक वाली जगह पे लगा हुआ है और वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है। तो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब क्वेश्चन में हमें उसने किस चीज का पूछा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर किस में आएगा, प्लस 0.91 में। तो ये मेरे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इफ द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इज नेगेटिव, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, फिर से वही बात रिपीट हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब मेरे पास एलिमेंट इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद होगा। और जब वो हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद होगा तो बेसिकली उसका एक्चुअल पोटेंशियल कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा उनका होता है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, अगलों को रिड्यूस करते हैं। तो वो किस एजेंट के तौर पे काम करेगा, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं इनका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होगा और ये एक्ट करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इन्होंने हमेशा इलेक्ट्रॉन देने हैं, इन्होंने हमेशा इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये एक्ट करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये कन्फ्यूजन रहती है हमेशा तमाम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को कि वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इन चीज़ों को वो मिक्सअप कर जाते हैं। तो ये बात सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन देने हैं, इन्होंने अगलों को रिड्यूस करना है। तो इनके अंदर कौन सा करैक्टर मौजूद है, अगलों को रिड्यूस करने का करैक्टर मौजूद है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि क्लास में मौजूद एक टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो टीचिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, वो बच्चों को टीच कर रहा है, वो बच्चों को सिखा रहा है, वो अपना नॉलेज उनको डिलीवर कर रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट, तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैथोडिक रिएक्शन, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की मौजूदगी में तो क्या होगा, तो ये आंखें बंद करके करने वाला सवाल है। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था कि कैथोड वो है जिसके ऊपर क्या होनी है, रिडक्शन। तो हमें कोई रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके रिडक्शन के ऊपर हम लगाएंगे क्योंकि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एनोड इज नेगेटिव, बिल्कुल होता है, इसमें एनोड नेगेटिव होता है। कैथोड इज पॉजिटिव, ये भी बिल्कुल ठीक है, कैथोड इसका हमेशा पॉजिटिव होता है। रिडक्शन अक्कर दैट एनोड, फिर से देखें वही बात आ गई, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है, बट यहां पे उसने क्या बोल दिया, रिडक्शन। तो मेरा ये ऑप्शन आंसर जो है ये मेरा राइट ऑप्शन होगा चार्ली, और ये गलत स्टेटमेंट बन गई, ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बन गई, दैट इज रिडक्शन अक्कर्स एट एनोड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। किसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आ रही है? तो हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेते हैं, पता चल जाएगा फौरन से। ऑक्सीजन की -8 चार्ज की आएगी और -2 चार्ज लाने के लिए मुझे इसके ऊपर +6 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे -4 +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आई? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ये नहीं होगा। क्रोमियम सेम सिचुएशन में -8 और +6, और ये +3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आई? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। क्रोमियम के लिहाज से हमने देखना है, तो ये भी मेरा राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज देखनी है? 5 इलेक्ट्रॉन्स की। MnO4 -8, तो ये +7 होगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, और ये -4 +4, तो फिर से 3 इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आ रही है, तो ये भी मेरा राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन, किसी में भी 5 इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 20 है जी। अ सेल दैट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग विदाउट अ लिक्विड जंक्शन। एक ऐसा सेल जिसमें लिक्विड जंक्शन जो है वो मौजूद नहीं है, मतलब हाफ सेल मौजूद नहीं है, तो ये सिंगल सेल है, तो जिसमें वो जंक्शन मौजूद नहीं है, आपके पास हाफ जो है वो मौजूद नहीं है, आपके पास सॉल्ट ब्रिज, तो ऐसा सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप होंगे, तो योर आंसर विल बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इनमें से कौन सी कंडक्टेंस जो है ये डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज होती है? तो डाइल्यूशन करने पे वो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, मोलर कंडक्टेंस वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ये 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है, तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो इसमें फिर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ कंडक्टिंग आइंस पर दैट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे, तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगली बात ये याद रखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये बराबर होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। ये भी किसके बराबर होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। तो देखें, जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कम होगी, तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी कम होना चाहिए, मोलर को भी, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। ये दोनों कंडक्टेंस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन ये एक खास लिमिट तक इंक्रीज होगी, ये बात भी याद रखिएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाके फिर इसमें चेंज आनी बंद हो जाएगी, और कोहल-रोच लॉ जो है उसकी बेसिक्स जो है वो यहाँ से क्रिएट होंगी। बट यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? चार्ली। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज होगी, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है ये इंक्रीज होगी, तो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। वेलोसिटी ऑफ एन आइन अंडर अ फॉल ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर इज कॉल्ड। इसको आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं, ये डिफाइन है आयनिक मोबिलिटी की। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, और एक आइन यहाँ से शिफ्ट हो रहा है यहाँ तक, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और 1 वोल्ट इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया हुआ है। यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी मैं इसको बना देता हूँ, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जिस वेलोसिटी के साथ वो 1 वोल्ट पोटेंशियल की बेस पे 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आइन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये उसकी क्या कहलाएगी? आयनिक मोबिलिटी कहलाएगी। तो ये मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? आयनिक मोबिलिटी। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा जी। द ट्रांसफेरेंस नंबर डिपेंड्स अपॉन। ट्रांसफेरेंस नंबर जो है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो ट्रांसफेरेंस नंबर बेसिकली क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट हम पहले सीखते हैं, और फिर इसकी डिपेंडेंस जो है वो देखते हैं कि ये कैसे जो है वो डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर किसी पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो ट्रांसफेरेंस नंबर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि अगर मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रोड मौजूद हैं, तो जब भी कोई आइन
किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। फर्ज करें ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ मूव करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये आइंस ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो ये कुछ चार्ज कुछ इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, ये मूव करवाएंगे। जितनी इलेक्ट्रिसिटी ये मूव करवाएंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरेंस नंबर। अब हमने ये देखना है कि ये जो ट्रांसफेरेंस नंबर है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे। यस, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी तो ट्रांसफेरेंस नंबर बढ़ेगा। तो ये इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करेगा, लेकिन कैसे डिपेंड करेगा, बहुत मज़े की बात है। ट्रांसफेरेंस नंबर जो है बेसिकली ये रेशो में होता है। पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन की जो मोबिलिटी है, जो टोटल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये 1 के बराबर होती है। ये 1 के बराबर होगी, 1 के। तो इसका मतलब ये दोनों मिल के वैल्यू 1 बनाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में होंगी। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वट एवर जो भी आप करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चलें टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, तो ये दोनों जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की मिकदार है, इसको ये 0.5 पे लाने की कोशिश करेंगे। 0.5 इसका, 0.5 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1। तो अगर आपके पास इनमें से किसी भी जो अगर आपके पास इनकी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है, इट इज़ ग्रेटर देन 0.5, और आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ट्रांसफेरेंस नंबर कम होगा ताकि ये 0.5 के बराबर आ सके दोनों का, और आंसर टोटल 1 हो सके। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0.5 है ट्रांसफेरेंस नंबर का, तो ट्रांसफेरेंस नंबर में कमी आएगी। लेकिन अगर ये ऑलरेडी 0.5 से कम है, क्योंकि उसने 1 के बराबर जाना है, तो अब टेम्परेचर के बढ़ाने से ट्रांसफेरेंस नंबर भी बढ़ेगा और ये 0.5 के बराबर आएगा और टोटल आंसर 1 हो जाएगा। तो यूं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन है। अगर ये ग्रेटर देन 0.5 है तो ये कम होगा टेम्परेचर के बढ़ाने से, अगर ये लेस देन 0.5 है तो ये बढ़ेगा। तो मेरे पास एक्चुअली राइट ऑप्शन बोथ आ जाएगा, बोथ ऑफ दीज। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे भी, वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय अ गिवन आइन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि वो फ्रैक्शन ऑफ करंट जो कि कोई भी आइन लेके मूव करेगा तो उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर। ये दोनों उसी के जो है वो नाम है, ट्रांसपोर्ट नंबर भी इसी को बोलते हैं, ट्रांसफेरेंस नंबर भी इसी को बोलते हैं। तो अल्फा राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम नेट रिजल्ट एज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। H2SO4 की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसका पहले क्या रिजल्ट होगा, हमने ये देखना है, और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो सेम वही रिजल्ट शो करेगा जो कि सल्फ्यूरिक एसिड ने करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज मिलती हैं एनोड और कैथोड के ऊपर। अब इनमें से NaCl मोल्टन लेंगे तो आपको Na और Cl मिलेगा, Na और Cl2। एक्वस NaCl की करेंगे तो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगी। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको H2 और O2 मिलेगा। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैच हो जाएगा चार्ली, जिसमें सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगी इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में मिल रही है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर के अंदर सोल्यूशन की शक्ल में होता है और उसके अंदर भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 26 क्वेश्चन है, अगर 0.001 मोलर आपके पास एक्वा सोल्यूशन है इन तीनों में से किसी भी आइंस का, तो आपने बताना है कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, तो वो बीटा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मिथाइल अल्कोहल वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मेरे पास बीटा राइट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी 27, कैल्शियम इलेक्ट्रोड को जब आप डिप करेंगे सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में, तो जी मेरे पास ये सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम आइंस मौजूद हैं, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, कैल्शियम को डिप कर दिया। तो अब क्या होगा, तो देखिए कैल्शियम जो है ये सोडियम के ऊपर मौजूद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम। तो इसका मतलब ये कि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है सोडियम को और इसको रिड्यूस कर सकता है। तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। जब कैल्शियम रिएक्शन करेगा तो बेसिकली ये रिएक्शन होगा, कैल्शियम प्लस Na2SO4 gives us CaSO4 plus 2Na। तो कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे दिए
और इसको +1 से 0 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या कैल्शियम डिपॉजिट होगा? नहीं, कैल्शियम तो डिसॉल्व होगा और वो सोल्यूशन का हिस्सा बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट की शक्ल में। ये ऑप्शन गलत हो गया। सोडियम रिमेन इन द सोल्यूशन? नहीं, जो सोडियम था वो मेटल की शक्ल में नीचे क्रिस्टल बन के सॉलिड बन के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो ये भी गलत। सोडियम डिपॉजिट, यस, सोडियम डिपॉजिट, चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 28th क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द सेंट्रल आइंस मूव अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा। बेसिकली इसका राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसका हम आइडिया समझते हैं। तो सोल्यूशन के केस में ये मोबिलिटी ऑफ आइंस का कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास कोई भी, फर्ज कीजिए ये पॉजिटिव आइन है, ये किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, तो इसको इर्द गिर्द से नेगेटिव आइंस ने घेरा होता है, सॉल्वोलाइसिस की हुई होती है। तो फर्ज कीजिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव चार्ज देता हूँ, तो मेरा ये जो सेंट्रल आइन है ये क्या करेगा, मूव करेगा किसकी तरफ, नेगेटिव आइन की तरफ, उसको अट्रैक्शन मिलेगी। अब ये जो सिमेट्रिकली चार्ज इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज जो मौजूद था, अब ये अनसिमेट्रिक होगा। जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आगे मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज पीछे रहता जाएगा, नेगेटिव चार्ज पीछे रहता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इनहांस होता जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को रिटार्ड करेगा, इसको रोकेगा, इसको पीछे की तरफ खींचेगा। जब वो पीछे की तरफ खींचेगा तो ये आइन उतनी फोर्स से मूव नहीं कर पाएगा जितनी से इसको करना चाहिए, तो ये ज्यादा टाइम लेगा इस प्रोसेस को करने में। उस टाइम को हम बोलते हैं, जो वो ज्यादा टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो प्रोसेस होगा जिसके जरिए ये जो हमारा आयनिक एटमॉस्फेयर है, इसको हम बोलते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर, ये जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज किसी भी एक आयन के अराउंड मौजूद होगा, ये आयनिक एटमॉस्फेयर जो इसको पीछे की तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन इफेक्ट। और क्योंकि इसमें सिमेट्री डिस्टर्ब हुई, इसको हम एसिमेट्रिक इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि जब वो सेंट्रल आइन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम जाएगा, स्ट्रीम कौन सी, जो हमारे आइंस की, आयनिक एटमॉस्फेयर की स्ट्रीम है, जब वो उसके अगेंस्ट मूव करेगा तो इसको आप क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बोल देते हैं। और इसमें रिलैक्सेशन और एसिमेट्रिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। 29th क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी कांस्टेंट। अब ये इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है और एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है। एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन तो वो मोल्स की मिकदार है जो आपने सोल्यूशन में डाली हुई है, आप इसको मोलैलिटी से या मोलैरिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलैलिटी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन है जो रिएक्शन में एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। तो एक्टिविटी कांस्टेंट बेसिकली गैमा ये किसके बराबर होता है, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ओवर मोलैरिटी। तो ये मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्टिविटी कांस्टेंट। और आखिरी क्वेश्चन है जी मेरे पास, हाउ मैनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है जिसमें हमने देखना है कि कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी रिडक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के लिए। तो देखें, सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, सिल्वर +1 इसके ऊपर चार्ज होगा, तो इसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे जो फैराडे का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम ये बोलते हैं कि आपको 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए। अगर आप कॉपर ले लें, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये चेंज हो जाएगा कॉपर 0 में। तो यहाँ भी इसको कितनी चाहिए होगी, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ले लें, इसको डेफिनेटली अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको कितनी जो है वो चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब सिल्वर को 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 2 फैराडे नहीं, 3 फैराडे नहीं। तो क्या चार्ली, यस, यही हमारा 1 फैराडे है। 1 फैराडे मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, तो इनका चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा, दैट विल बी 96,500 कूलम्ब पर मोल। तो बेसिकली ये 1 फैराडे के ही बराबर है। ये 1 फैराडे को ही लिखने का दूसरा तरीका है, 96,500 कूलम पर मोल। तो मेरा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, चार्ली। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs और उनकी डिस्कशन। आई होप कि आपको ये डिस्कशन और ये क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे। हमेशा की तरह
इसी बात पे मैं अख्ताम करूँगा अपनी वीडियो का कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये तमाम स्टूडेंट्स के साथ, तमाम उन लोगों के साथ शेयर की जा सकती हैं जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों। तो इल्म के इस जो है वो प्रोसेस को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। अल्लाह पाक हम सब की मदद करे। अगली वीडियो में एक दफ़ा फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।